एलआर सर्किट है ना ये तो। ठीक है। यानी सीरीज एलआर सर्किट, वैसे एलआर सर्किट हम लोग आज ईएमआई शुरू करने वाले हैं, कल स्टार्ट करते हैं। यानी सीरीज एलआर सर्किट कनेक्टेड टू एन ऑल्टरनेटेड वोल्टेज सोर्स, इट इज maximum voltage across the inductor is 3 volt and the voltage across the resistance is 4 volt. If the resistance is 2 ohm, what is the resistance of the एक एक करके पूछो, रुक जाओ। इन सीरीज एलआर सर्किट, ठीक है, वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया गया है। इट इज ऑब्जर्व दैट में आरएल सर्किट दोनों सीरीज में है। तो पहले तो हम इसका जो दोनों में करंट की वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी यहाँ पे, ठीक है। रिएक्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी ओमेगा भी तो नहीं, अच्छा इसमें है नहीं, तो वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है। मैम ये क्वेश्चन मैं ऐसे कर रहा था, tan phi इज इक्वल टू VL बाय VC लिखते हैं ना। टेन फाइव, हाँ, एक्सएल बाय एक्सी, मतलब ग्राफ के अकॉर्डिंग देख लेना। एल हाँ आर तो है ना ये। हाँ 3/4 इज इक्वल टू XL अपॉन XR लिख के सॉल्व कर रहा था, उससे 1.5 आ रहा था, लेकिन आंसर गलत है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द 2 ओम, व्हाट इज द रिएक्टेंस, तो वहां से तुमने फाई निकाल लिया होगा, पर हमारे पास एक्सएल एक्सी नहीं है ना, तो हम वहां से वी की वैल्यू बना सकते हैं वोल्टेज ग्राफ से। रेजिस्टेंस दिया हुआ है मैम। नहीं, वोल्टेज भी तो गिवन है दोनों की, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के अक्रॉस। सॉल्व करके देखते हैं इसको। अच्छा, देखो वोल्टेज तो दी हुई है हमें दोनों, है ना। अब हम अगर हम करंट निकाल लें, वोल्टेज है, रेजिस्टेंस भी है, और हमें किसके अक्रॉस चाहिए, व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। रिएक्टेंस निकालना है। हाँ, तो इसको तो देखो ऐसे भी तो कर सकते हो। तुम्हारे पास टोटल वोल्टेज आ जाएगी, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, ये टोटल वोल्टेज है जो एसी वोल्टेज मैक्सिमम दे सकती है, ठीक है। तो मैक्सिमम वोल्टेज कितनी आई सर्किट में, 4 + 3 7। अब मैम करंट देखो, 5 हो गया 7 होगा। नहीं नहीं, वोल्टेज की बात कर रही हूँ मैं, वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज मैम इंडक्टर। वेक्टरली निकालते हैं ना, वेक्टरली निकालेंगे मैम 5 आएगा। नहीं नहीं, देखो वेक्टरली कैसे, वो वी मैक्स होगी किसके बराबर होगी, √3 स्क्वायर। अच्छा हाँ, √3 स्क्वायर √4 स्क्वायर करोगे तो 3 3 9, और ये 16, अच्छा ये 5 बनेगा। करंट निकालेंगे तो 2 ये कितना बनेगा, V/R। दोनों में करंट सेम रहेगा। अगर करंट भी आ गया इंडक्टर के पास और वोल्टेज भी आ गई, तो यहाँ से हम लोग इसका रिएक्टेंस निकाल सकते हैं। बोलो। मैम एक सॉल्यूशन दे रखा, वो समझ नहीं आ रहा, वो भेज रहा, हम समझा दीजिए। आपने जो कहा मैम वो समझ आ गया मुझे। तो ये डायरेक्ट इसी से निकालो ना, इतना और सॉल्यूशन करने की क्या जरूरत है, इससे तो आसान हो गया।
instant voltage, it is observed that instant voltage across the source is maximum. भेजा? देखो इसमें तो क्या किया है इन्होंने, इंडक्टर और रेजिस्टेंस, देखो इन्होंने जो करा है, एक बार इसका बेसिक समझते हैं कि होता क्या है। स्क्रीन शेयर करके बताते हैं। ठीक है, देखो एलआर सर्किट बनाते हैं। ये रेजिस्टेंस है, ये मैम हमारी एसी बोर्ड, हाँ ये एसी जैसा बोर्ड मैं है। कर रहा था वैसे गलत कोई आंसर आ रहा था 1.5। नहीं गलत, गलत आ रहा है उससे, जैसे तुमने हाँ। किया है आई इक्वल्स टू वी बाय आर करके निकाला तो गलत आ रहा है। नो मैम, मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे कि वेक्टर बना लिया पहले और फिर tan फाई जैसे निकालते हैं ना, वी एल बाई टेन वी वी फाइव आर, निकालते हैं वो क्या आता है? वी टेन एल फाइव ना, अपॉन वी आर। एल आर का, वी एल बाई आर। ठीक है, वी आर मतलब हाँ हाँ वी बाई आर ना, वी आर कैसे हो सकता है अगर रेजिस्टेंस यहाँ है? ठीक है, अब वोल्टेज का ग्राफ बनाते हैं, ये रेजिस्टेंस की वी आर यहाँ पर है, तो इंडक्टर का वोल्टेज क्या रहता है इससे? 90 प्लस लीड रहेगा मैम वोल्टेज ऊपर। का, इंडक्टर का वोल्टेज लीड करता है यहाँ पर। हम्म। ठीक है, ये वी एल हो गया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट मान लेते हैं, कहीं भी आएगा एंगल फाई, तो फाई टेन फाई क्या बराबर होगा? वी आर थोड़ी होगा, कितना बनेगा ये? वी एल बाई वी आर आएगा ना, वी एल बाई वी आर ये हाँ बनेगा, 37। ये बनेगा वी एल बाई वी आर। हाँ तो मैम ये 3/4 निकाला, फिर इसको मैंने इक्वेट कर दिया हम्म, एक्सएल अपॉन आर से। रुको, वी एल बाय वी आर, और ये हमारा एक्सएल बाय आर भी होगा। ठीक है, एक्सएल बाय को तुमने किसके बराबर रख दिया? वी एल बाय वी आर के, करेक्ट। 3/4 वो तो दे रखा है वी एल बाई हाँ वी आर। ठीक है, ये 3/4 है मेरा। हाँ इससे हाँ नहीं बिल्कुल, आया मैम। तो यहाँ से तुमने क्या, तुमने तुम्हारा मतलब यहाँ से तुमने क्या निकाला? एक्सेल। एक्सएल हाँ। तो एक्सेल अच्छा, रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 2 ओम। 3/4 इंटू 2, तो ये तो 3/2 इंटू 1.5 आया। आंसर √3 दे रहा है। एक सेकंड रुक, और अच्छा अगर हम उस वाले से करते हैं तो अभी वी मैंने जो बताया, वी इक्वल्स टू आई आर, और वोल्टेज कितना है? देखो, आई निकालो, वोल्टेज 5 आया, रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास? 2, तो ये कितना बना आई की वैल्यू? 2.5, करेक्ट। मैम रेजिस्टेंस तो इंडक्टर का भी एक्सएल रखेंगे ना रिएक्टेंस जब आई अरे मैं निकालेंगे। सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकाल रही हूँ ना, ओके ठीक है मैम फिर। मुझे सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस, क्योंकि करंट तो तो दोनों में सेम ही रहेगा ना। वोल्टेज भी रेजिस्टेंस का रखेंगे वहाँ पे। हाँ वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी है? मैम 2 मिनट, काम 4 है है, मैम 4। 4 है, और हम्म। वोल्ट करंट के पास अब रेजिस्टेंस कितना है? 2 है ना, तो मेरा आई 2 आ गया, रेजिस्टेंस के हम्म। पास आई जो है 2 है। अब देखो इंडक्टर के पास भी आई 2 रहेगी, और यस वोल्टेज मैम कितनी है सीरीज में इंडक्टर की? कहाँ है वोल्टेज की? इंडक्टर कितनी है? 3। 3, 3 है। अब ये कितना आया? अब यहाँ से निकाल लो इसका एक्सेल, वी इक्वल्स टू आई आर से, इसका 3/2, यहाँ से भी 1.5 ही आ रहा है भाई। वही आ रहा है मैम। मैम मेरा भी यही आ रहा था, मैंने तो छोड़ दिया था, ये पता नहीं कैसे ऑप्शन थे इसके रूट में थे। इसीलिए मैंने भी छोड़ दिया था। 3/2 यहाँ से ही भी आ रहा था मेरा, 1.5, 2-3 बार करा था मैंने। दो तरीके से कर लिए, देखो मेरा वाला भी तुम्हारा वाला भी, आंसर तो 1.5। चलो एक सेकंड, एक बार ना ये फेसर मेथड से देखते हैं, है ना, ये आसान रहता है थोड़ा, एक बार इससे चेक हो जाएगा क्या होता है। इंडक्टर और ये अपना रेजिस्टेंस,
फेसर मेथड से भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखो मान लो यहाँ जो भी वोल्टेज है वी, इसको मान लेते हैं वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। सर्किट में करंट अपना है आई, जो भी है, अच्छा वोल्टेज रहने दो, करंट से ही बात करते हैं। आई जा रहा है आई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट अब क्योंकि ये क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ से दोनों में ये वैल्यू सेम रहेगी आई आई की। अब मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज लिख सकती हूँ। अब मुझे बताओ जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है ये करंट से क्या रहेगी, पीछे रहेगी ना। तो ये क्या लिखूंगी मैं, वी एल साइन ओमेगा टी, क्या लिखूं, माइनस 90 डिग्री। बताओ भाई इंडक्टर से वोल्टेज क्या करती है, ये जो करंट है, करंट आगे रहेगा कि इंडक्टेंस, ये वीएल, वीएल वीएल लीड आगे करता रहेगा है। ना 90 अच्छा वीएल प्लस। लीड करता है, ठीक है, वीएल लीड करेगा प्लस 90 डिग्री से, ठीक है। और अगर मैं वी आर की बात करूं, वी आर में सेम रहेगा रेजिस्टेंस, और जो सॉरी वोल्टेज जो तुम्हारे ये है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इसमें सॉरी फाइव फेज डिफरेंस 0 रहता है। तो यहाँ पर मेरा बनेगा ये वी आर साइन ओमेगा टी, ठीक है, इतना बना। तो ये फेज डिफरेंस 90 से आगे और ये हमारा फेज के साथ है। अब हमारे पास v की वैल्यू वी नॉट साइन ओमेगा टी लिखो, चलो मान लेते हैं। वीएल कॉस ओमेगा टी लिख देंगे वहां पे। अब गिवन क्या क्या है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। अब इंडक्टर की वोल्टेज गिवन है मुझे 3 वोल्ट, किसी टी टाइम पे 3 वोल्ट गिवन है। और ठीक है, इन्होंने इसको आई नॉट के टर्म्स में लिखा है। अब वीएल को क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम करंट इंटू एक्सएल। यहां से इन्होंने वीएल को आई नॉट एक्सएल लिख दिया, ये साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, ठीक है। ये इतना बड़ा इतना डिफिकल्ट करना क्यों, ये सॉल्यूशन है, पता नहीं इन्होंने क्या किया है। अगर वोल्टेज से भी निकालें, 3v इक्वल्स टू आई नॉट एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री जाएगा इसी इंस्टेंट पे। रेजिस्टेंस का इन्होंने 4 इक्वल्स टू रेजिस्टेंस का हो जाएगा आई नॉट आर, और ये साइन ओमेगा टी एज इट इज रहेगा, ये मेरा साइन ओमेगा टी हो गया। अभी साइन ओमेगा ये किसके बराबर बनेगी, साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री कितना चेंज हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस 90 विल चेंज इनटू कॉस, 90 प्लस थीटा चेंज हो जाएगा ना। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है, पॉजिटिव, ये साइन ओमेगा टी हो गया, ठीक है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो ये तो उल्टा ही आएगा, 4/3 इक्वल्स टू आई नॉट से आई नॉट कर दिया आर आर बाई एक्सएल, ये आया 10 फाइव। 10 फाइव कैसे बना? 10 ओमेगा टी बनेगा हमारा, तो जो भी एंगल है इसमें 5 दिया हुआ है ना, 10 ओमेगा टी, करेक्ट। 4/3 इक्वल्स टू आर बाई एक्सएल 10 ओमेगा टी। अब यहाँ से ये देखो आर की वैल्यू पुट कर दो हमारे पास 2, ये हो गया 2/3, तो क्या बना 2/3 इक्वल्स टू 1 ऑफ एक्सएल इक्वल्स टू 10 ओमेगा टी। ये तो हमारा फेज डिफरेंस में आ गया। एक बार ड्रॉ करते हैं अभी इसको, वोल्टेज सबकी, इसके पास वोल्टेज वी आर है एज इट इज, के बीच में फेज तो 90 डिग्री रहेगा। ये सॉल्यूशन तो नहीं है इसका, ये सॉल्यूशन तो अजीब ही लग रहा है भाई। अब 1.4 1.5 ऑप्शन में ही नहीं था। नहीं था मैम। नहीं मैम, रूट में अजीब अजीब से गंदे गंदे ऑप्शन है। तो छोड़ दो इसको, क्योंकि ऐसे तो नहीं सॉल्व होगा ये। 10 अब ओमेगा टी कहाँ से निकालेंगे,
ये तो हमने लेट करके चले हैं फेसर मेथड से भी। कहीं कहीं इसका आंसर ऑनलाइन 1.5 भी दे रखा है। मैम इसे छोड़िए, पहला वाला एक क्वेश्चन और भेजा है मैम, टेस्ट का, ये वो देख लीजिए एक बार। कल जब कल तो टेस्ट एनालाइज तो हुआ था, क्लास ज्वाइन नहीं करी थी। हम करी थी ज्वाइन मैम। तो सर ने ये वाला क्वेश्चन कैसे बताया था? मैम जैसा सॉल्यूशन दे रखा था सर ने वैसे ही बता दिया मैम। पर टाइम सर 1 घंटे का टाइम होता है, हाँ, क्या उसमें मैम सर समय को नहीं था। परेशान करे। नहीं भाई, ऐसे दो तरीके से सॉल्व करके तो आंसर। अच्छा एक सेकंड रुको, एक तरीका और है, उससे करके देखते हैं। एक सेकंड रुकना। इक्वल्स टू आई आर, नहीं यार, इसमें तो सही ऐसे ही होना चाहिए। करंट तो सेम है, वोल्टेज गिवन है, सीधा का सीधा ये निकालेंगे तो सही आना चाहिए। मैम ये क्वेश्चन छोड़िए, एक क्वेश्चन अभी भेजा है मैम, वो देख लीजिए। हाँ हाँ, वो देख। The electric field in a region is given by this. The charge inside a cubical volume bounded इसमें by क्या the आ रहा था आंसर? मैं तो इसमें कंफ्यूज ही हो गया था भाई, एरिया कौन सा लूं मैं मेरा तो हाफ में आया था, यही। अच्छा, मैं तो एक्स डिस्टेंस पे जाके डीवी का वॉल्यूम काट के तो वाला इसमें तुम्हें फॉर्मूला। हम्म मैंने चार्ज तो निकालना है इंटीग्रेट ना। करा था, अरे अरे, इतना क्या करना है इसमें, रुको, इसमें चार्ज निकालना है ना। कितना चार्ज इनक्लोज्ड है तो फ्लक्स से निकाल लो, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स कितना होता है, ई डॉट ए। और कितनी दूरी पे पूछा है? हम क्यूब के अंदर ही पूछा द था इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ तो वो तो इसमें ये तो आसान है। मैम, लेकिन इसके अंदर मैं ये कंफ्यूज हो रहा हूँ कि पूरा हम्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, हम्म। तो मैम सरफेस एरिया सिर्फ एक तरफ का क्यों लेंगे, दूसरी साइड का क्यों नहीं लेंगे, बल्कि 4 सरफेस एरिया बन रहे हैं। ई डॉट ए है ना, ई डॉट ए देखो ना। ई डॉट ए लगाओगे जब फ्लक्स के लिए, ई डॉट ए, तो एंगल भी आएगा ई ए कॉस थीटा। हो सकता है उसमें जब एंगल एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल बन रहा हो वो cos 90 हो, और उनकी उनकी वजह से फ्लक्स की वैल्यू 0 हो। एक बार मैम, एक बार वॉल्यूम बना दीजिए एक बार आप कोऑर्डिनेट के साथ क्यूब। ठीक है, कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। ये अपना एक्स मान लो इसको, और ये मान लो वाई एक्सिस है, और ये अपनी जेड एक्सिस है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस रीजन में है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक एक्स फील्ड एक्स रीजन। रीजन में वेरी कर रही है, हम्म ई नॉट एक्स बाय एल। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज दिस, द चार्ज कंटेन्ड इनसाइड ए क्यूबिकल वॉल्यूम विच इज बाउंडेड बाय द सरफेस, मतलब लेंथ एल है, वॉल्यूम इसका एल क्यूब हो गया। ठीक है, तो हर सरफेस के लिए निकाल लो अब। हम सरफेस कितना बनेंगे? इसमें तुम डायरेक्शन ले लो ना, एक्स वाई, तीन तो बनेंगे, एक्स वाई और 3 या वाई जेड। 4? एरिया एरिया एक्स वाई वाई जेड, प्लेन ले लो ना, एक्स वाई वाई जेड, और तीसरा कौन सा बनेगा? जेड एक्स। ठीक है, अब देखो, अगर मैं एक्स वाई प्लेन लेती हूँ, एक्स वाई प्लेन का एरिया वेक्टर कहाँ पर आएगा भाई? जेड में। अच्छा हाँ मैम, जेड जेड में में एरिया आएगा। वेक्टर आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम्म, कहाँ है? वो तो एक्स में 0 हाँ, हो जाएगा। तो ठीक है मैम, जीरो। समझ गए। ऐसे ही वाई जेड का एरिया वेक्टर कहाँ बनेगा? एक्स में। क्लियर। हम्म। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में ही है, तो सिर्फ और सिर्फ यही वाला प्लेन देगा ना तुम्हें एरिया, वो सॉरी, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वाई जेड प्लेन से मिलेगी, करेक्ट। इस यस वजह से मैम, बाकी के 0 हो गए। यस मैम, यही समझ हाँ नहीं आ रहा था मैम बस। हाँ, तो इसलिए एक ही प्लेन से मिलेगी। क्यूबॉइड में तो ऐसे ही करते हैं, 3 प्लेन ले लो, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, जिसके अलोंग हो एरिया वेक्टर निकाल के देख लो। ये तो ठीक है, पर दिक्कत तो ये एसी सर्किट वाले में ही है भाई, इसमें क्या कराया ना मैं।
मैम इतना टेस्ट चल रहा है तो एक टेस्ट का एक और है। हाँ भेजो भेजो। मैम ये जो डेरिवेशन भेजी है ये गलत है, जो लास्ट में भेजी है मैंने। वेरिएशन विद एल्टीट्यूड किस किस की है ये? जब रेडियस ये स्मॉल है, मतलब ये इनसाइड है ना, तो इनसाइड के लिए जी डैश इक्वल्स टू जी 1 - 2h/r। ये इनसाइड के लिए थोड़ी मैम होता है नेगेटिव ये। ले लेंगे ना एच। नहीं, पहली बात तो इनसाइड के लिए होता ही नहीं है। अच्छा, एच जो है वो रेडियस से बड़ा है, मतलब ये बाहर के लिए है, मैम ठीक है। नेगेटिव ले लेंगे ना एच को, अगर इनसाइड होगा तो। नहीं, अगर देखो, अब ये एच ग्रेटर देन अपना अपने आप देख लेना। मैं आउटसाइड और इनसाइड के लिए एक बार बता देती हूँ क्या रहता है। अगर तुम्हारा सरफेस से ऊपर की तरफ जा रहे हो, ठीक है, तो सरफेस से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो क्या होता है फील्ड? देखो रुक जाओ, स्लाइड देने दो। मान लो हमारी ये हमारा सरफेस है, बताओ कौन सा केस करना है पहले? ये रेडियस आर है, इनसाइड जाऊं कि बाहर जाऊं? बस इनसाइड बता दो, बाहर रहने ठीक दो। है, इनसाइड जा रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ कहीं, मतलब मैं टुवार्ड्स द सेंटर जा रही हूँ, तो यहाँ पर जी डैश का जो फॉर्मूला आता है वो आता है जी इंटू 1 - d/r। ये तुम्हारा पहली बात तो फॉर्मूला ही गलत है, इनसाइड के लिए ये फॉर्मूला आता है। चाहिए आउटसाइड का है फिर। ठीक है हो जो गया, तुमने छोड़ो लिख छोड़ो। रखा है ये आउटसाइड का है। और एक बात और याद रखो, तुमने ये जो लिखा है ना, ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जी डैश इक्वल्स टू जी 1 - 2h/r सिर्फ और सिर्फ जब एप्लीकेबल है, तभी एप्लीकेबल होगा जो हाइट है ना वो वो बहुत बहुत छोटी होगी, ज्यादा हाँ बड़ी ठीक है। रहेगी रेडियस के कंपैरेटिवली। मैम छोटी तो एक तो उल्टे तो तुमने साइन लगा रखे हैं। बड़ी होगी मतलब तब हो गए। भाई अगर नहीं ऊपर जा स्मॉल, रहे हो ना, मैम स्मॉल स्मॉल होगी, होगी। सही है मैम। इतना गलत थोड़ी लिखूंगा मैं। रुको, अगर ये कौन सा केस है? ये तब है ना g इक्वल्स टू h - 2h/r, जब हम लोग कहाँ जाएंगे? अबव द सरफेस। अबव द सरफेस जाओगे, इसमें बनता क्या है? ये g/r² कॉमन ले लेते हो, ठीक है। ये बनता है 1 + h/r का स्क्वायर, है ना, ये बनता है हाँ हाँ। b 1 + h/r। क्लियर? यार स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये जीएम रहता है, ये जीएम बन जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी पावर माइनस में, तो gm/r²। ये क्या बना? 1 - 2h/r। तो ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल रहता है जब किसकी वैल्यू ज्यादा हो, ये बायनोमियल एक्सपेंशन है ना, तो ये कब लगती है? मैम ये साइन आपने शायद गलत लिखा है, मेरा ही सही है मेरे हिसाब से। अपोजिट लिख दे मैं आपने साइन, एच नहीं, हाँ बहुत छोटा। बायनोमियल एक्सपेंशन h/r जो है ये कैसा होना बहुत चाहिए? छोटा होगा, बहुत बहुत छोटा छोटा। होना चाहिए ना, स्मॉल होना चाहिए। और ये स्मॉल कब होगा? जब जब एच आर स्मॉल होगा। जब एच की वैल्यू छोटी रहेगी, हाँ ठीक है, जब एच स्मॉल रहेगा। मैम एक और चीज, वो हाँ रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन वाला जो वरुण ने पूछा था मैम, उसके लिए कोई डेरिवेशन मुझे भी देखना था, मतलब तो फॉर्मूले मैम याद नहीं हो रहे वाले, ए ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड के एम्पलीट्यूड। दो है, कौन से वाले में पूछ रहे हो? मैम मैंने ट्रांसमिशन? भेजा मैम, इससे ऊपर वाली फोटो में है, देखना एक बार। ये रिफ्लेक्टिव एम्पलीट्यूड का इंसिडेंट के साथ है और ये ट्रांसमिशन का है इंसिडेंट। तो ये भैया तो याद करने पड़ेंगे फॉर्मूले तो। मैम इसके आसपास का कोई वो बता दो ना, डेरिवेशन टाइप इसके आसपास का कुछ नॉलेज, बैकग्राउंड नॉलेज। अच्छा, एक सेकंड रुको। ये वैसे कुछ कुछ उसकी तरह है, वो जो इलास्टिसिटी में होता है ना फॉर्मूला। नहीं, ये उस तुम्हारी मैंने वो है वैसा ना, पढ़ा एक था तो उसमें भी। डेंसर वाला है जिसमें ये फेस चेंज हो गया, रेयर मीडियम में कोई फेस चेंज नहीं हुआ। तो इसमें रिफ्लेक्टिव जो वेव है तुम्हारी, उसका साइन चेंज हो गया। देखो क्या हुआ है, डेरिवेशन देख लेना, अपने आप देख लेना, मैं एक बार इसका तुम्हें समझा देती हूँ हुआ क्या है। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक वेव है, ठीक है। ये वेव आई, जिस वेव की इक्वेशन लिखी हुई है जिसका एम्पलीट्यूड ए आई है, साइन ω t - kx, ठीक है। अब ये डेंसर मीडियम से टकराती है ये वेव, ठीक है, ये वेव है। जैसे ही डेंसर मीडियम से टकराई, मुझे बताओ क्या होगा? फेस चेंज हो जाएगा। पाई और का। ये अब फेस चेंज होगा तब जब ये रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होगी, फेस चेंज हो गया पाई से। अब जो जो रिफ्लेक्टेड वेव है
उसका क्या इक्वेशन बनेगा रिफ्लेक्टेड वेव का? एम्पलीट्यूड कोई चेंज नहीं होगा, ए आई एज इट इज रहेगा, साइन ओमेगा टी, ये प्लस डायरेक्शन के चेंज हो जाएगी प्लस के एक्स। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन है, ये ए आई है, सॉरी ये एम्पलीट्यूड होगा कौन सा रिफ्लेक्टेड का, ए आर, ए आई और ए आर। अब इन दोनों के बीच में जब रिलेशन निकालोगे कि ए आर और ए आई के बीच में क्या रिलेशन आया, क्योंकि ये डेंसर बाउंड्री है, तो मैम कितना आएगा वो अपना फॉर्मूला याद कर लो। वहां प्लस पाई नहीं आएगा, साइन के एक्स ओमेगा टी प्लस पाई रिफ्लेक्ट होगा जब। हाँ पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा, प्लस ये लगा दिया ना प्लस के एक्स भी, तो इससे ये डायरेक्शन शो कर रहा है, हाँ प्लस पाई और लगा दिया। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड वेव का हो गया। और जब रेयर मीडियम में होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, बस एक डायरेक्शन चेंज हो जाएगी उसमें। ठीक है, ट्रांसमिशन के लिए ये क्या बनेगा, ट्रांसमिट हो जाएगी तब एटी साइन, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी ना, फेस चेंज, कुछ नहीं चेंज होगा, ये तो एज इट इज चली जाएगी वाई टी। तो वाई टी का ये इक्वेशन बनेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया। ये इक्वेशंस हैं, और ये जो फॉर्मूले हैं रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिशन, ये तुम्हें अब डिराइव करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले याद रख लो ए आर और ए टी के। ये फॉर्मूला भी डिराइव करना सीखना है, हाँ सीखना है मैम। पेपर में बैठ के ड्राइव करोगे। नहीं मैम, याद करने में आसान नहीं होती, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज होती है ना, अच्छा रहता है। मैम ये वाला नहीं, एक जो होता नहीं है मैम, पतला तार है, एक थोड़ा हाई डेंसिटी वाला वायर है, तो दोनों में से जो वेव आ रही होते हैं टकराते हैं, फिर जो लो डेंसिटी वाला है उसका वेव जो होता है वो रिवर्स हो जाता है, और हाई डेंसिटी वाला अपोजिट में वैसे चल जाता है। कौन सा चैप्टर, ये इसी में ही है क्या, वेव्स में ही? हाँ मैम, टू स्ट्रिंग वाला रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन टू स्ट्रिंग में। देखो अभी इस टाइम पे तुम ना ज्यादा मतलब डेरिवेशंस वगैरह पे मत जाओ, अब डायरेक्ट फॉर्मूले ही रिवाइज करने का सोचो। अब अगर ये फॉर्मूले को अब ड्राइव करना का सीखोगे कि ड्राइव कैसे कर रहे हैं, तो उसमें अब तुम्हारा टाइम ही वेस्ट होगा। अगर फॉर्मूले डायरेक्ट हैं, क्योंकि जेई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आएंगे, वो भी फॉर्मूला बेस्ड, तो तुम्हें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है कि अब डिराइव करना सीखो। ठीक है, तो फॉर्मूले अगर डायरेक्ट हैं तो फॉर्मूले डायरेक्ट अपना रिवाइज कर लो। ठीक है, मैम एक और पूछता हूँ, एक और है। हम्म, मैम ये फॉर्मूला कहाँ काम आता है, इसकी बैकग्राउंड नॉलेज थोड़ी थी। I is intensity, theta sin theta graph. I at any plane whose angular location is theta. ये तो मुझे वेव ऑप्टिक्स का लग रहा है। I equals to sin beta हाँ हाँ उसी का ही है। वेव ऑप्टिक्स बीटा इक्वल्स। इसका कोई क्वेश्चन नहीं देखा, यूज नहीं कर पाता मैं इसे, ना याद होता ये। ये तो डिफ्रैक्शन का है वेव ऑप्टिक्स में, हाँ हाँ ये डिफ्रैक्शन का है। डिफ्रैक्शन में क्या होता है, एम्पलीट्यूड का जो वो है ना, सॉरी फ्रिंज विड्थ जो है वो कम होती चली जाती है डिफ्रैक्शन में। तो जैसे तुम्हें दिख रहा है कि इनका एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है, जबकि इंटरफेरेंस में ऐसा नहीं होता। तो ये उसी का ग्राफ है इंटेंसिटी का, कि इंटेंसिटी भी कम होती चली जाएगी। और किससे होगी, इस साइन, ये आई नॉट, किसी भी मतलब किसी भी एंगुलर लोकेशन पे निकालनी है, तो ये उसका है कि अगर किसी भी एंगुलर लोकेशन थीटा पे मुझे इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो उसकी इंटेंसिटी कैसे डिपेंड करेगी। तो किसी भी पॉइंट पे अगर इंटेंसिटी निकालनी, तो उसका फॉर्मूला है ये आई नॉट साइन बीटा अपॉन बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है। मैम, इससे क्वेश्चन आते हैं, देखें आपने, मतलब बहुत कुछ फ्रिक्वेंट होंगे। डिफ्रैक्शन से ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो पाथ डिफरेंस पे ही पूछे जाते हैं, या फिर ये कम आते हैं यहाँ से, तो डिफ्रैक्शन से नहीं बनेगा ये।
तुमने मैंने तो देखा ही नहीं कभी क्वेश्चन नहीं में। नहीं नहीं, ये बनेगा, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि जो तुमने बीटा के टर्म्स पे इंटेंसिटी निकाली है ना, ये तो सर्कुलर जोन्स बना के जब हम लोग निकालते हैं तब आता है ये बीटा वाला कॉन्सेप्ट। सर्कुलर जोन्स तुम्हारे में नहीं है, तो नहीं बन, तुम्हारे में नहीं आएगा यहाँ से क्वेश्चन। इस फॉर्मूले में मैम बीटा का भी एक फॉर्मूला होता है बहुत बड़ा सा, उसे कंबाइन करके स्मॉल में लिखा हुआ है। हाँ, तो ये यहाँ से नहीं बनेंगे क्वेश्चन, ये तुमने ये आगे का चला गया। डिफ्रैक्शन बहुत छोटा है तुम्हारे में, इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। मैम एक वो था हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर है ना, हम्म उसकी जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है हम्म उसका डेरिवेशन। हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर में तो बस क्वेश्चंस आते हैं। वो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है ना, उसमें मैं फंस जाता हूँ कि वो आर डी जो रेजिस्टेंस ऑफ डायोड और रेजिस्टेंस ऑफ वो है ना, क्या बोलते हैं, लोड की, तो वो हम्म, कहाँ लगे होते हैं, वो डायग्राम से मैं कनेक्ट नहीं कर पाता फॉर्मूले को। इसमें तो याद ही कर लो भाई, उसकी 80% होती है, उसकी इतनी होती है। चलो ठीक है, उसका फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। हाफ वेव फुल वेव में तुम्हें फ्रीक्वेंस वो पूछना है। उसका जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है ना, उसमें वो आर डी और आर एल जो होते हैं वो होते कहाँ पे हैं, लाइक डायग्राम से रिलेटेड उस फॉर्मूले RDRL में। डायोड का पूछते हैं। RDRL का क्या मतलब है? डायोड। हाँ, कि उस एक तो डायोड के डायोड की अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। हाँ हाँ एक लोड की। हाँ, एक सेकेंड। ठीक है, देखो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? इफिशियंसी क्या होता है? आउटपुट अपॉन, इनपुट इनटू 100। हाँ बस आउटपुट अपॉन इनपुट, इतना होता है हमारा। ठीक है, अब हाफ वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड होता है, उस डायोड के अक्रॉस मुझे वोल्टेज निकालनी है। अब हाफ वेव रेक्टिफायर है तो सिर्फ और सिर्फ कितने वोल्टेज का इन, सिर्फ आधी जो वो रहेगी वोल्टेज, सिर्फ उसी के अक्रॉस आउटपुट देगा, एक के अक्रॉस नहीं देगा, है ना। जिसके अक्रॉस वो फॉरवर्ड बाइज रहेगा उसी के अक्रॉस वो अपना आउटपुट देगा, दूसरे के अक्रॉस अपना आउटपुट नहीं देगा। तो मुझे ये वोल्टेज निकालनी पड़ेगी कि पहले तो ये वोल्टेज कितनी है अक्रॉस द डायोड। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन सी वोल्टेज यूज करेंगे? VRMS स्पीड कौन सी यूज करते हैं हम? यहाँ पे VRMS लिखते हैं। ठीक है, जो वोल्टेज अक्रॉस डायोड है यहाँ पर हम VRMS लेते हैं। तो ये वोल्टेज, अब देखो क्या लिखना है, अब ये आउटपुट कौन, आउटपुट अपॉन इनपुट। अब यहीं से देख लो, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, देखो आउटपुट पावर कौन सी हुई? डीसी वाली। हाँ जब वो रेक्टिफायर का काम क्या होता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो आउटपुट मुझे डीसी मिला, तो मैं वोल्टेज यहाँ पर पावर जो लिखूंगी वो लिखूंगी आउटपुट पावर, यानी डीसी वाली पावर। ठीक है, तो पावर क्या होता है? V स्क्वायर बाय R। क्लियर। इनपुट पावर क्या लिखेंगे भाई, बताओ? इनपुट पावर तो मेरी एसी वाली है। अब एसी वाली पावर को मुझे बताओ, अगर डीसी में लिखना है तो आरएमएस वैल्यू लेके चलते हैं ना, V स्क्वायर आरएमएस अपॉन लोड रेजिस्टेंस, जो भी RL है जिसके अक्रॉस तुम्हें वोल्टेज मिल रही है। भी कैसे सर्किट बनाते हैं? मैम, इसका डायग्राम भी बना ही दो। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके का ये सर्किट होता है। यहाँ पर तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसके अक्रॉस हम अपना आउटपुट लेते हैं। ठीक है, अब डायोड जो है सिर्फ एक ही उसमें फॉरवर्ड बाइज रहेगा, उसके अक्रॉस ही तुम्हें इनपुट मिलेगा, आउटपुट आएगा तो एक ही साइकिल का मिलेगा। तो मैंने क्या लिखा? आउटपुट था जो डीसी, V स्क्वायर डीसी अपॉन लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस का इनपुट था जो V स्क्वायर आरएमएस अपॉन RL, क्योंकि जो हमारी एसी पावर होती है उसको अगर मुझे डीसी में लिखना है तो मैं उसकी VRMS वैल्यू लिख लेती हूँ। RL से RL कैंसिल हो गया, तो एफिशिएंसी कितनी आई? V डीसी स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर आरएमएस। अब आरएमएस वैल्यू निकालनी आती है एसी की, एसी यस की मैम। हाँ। और जो आउटपुट जो बाहर मिला है वो तो तुम्हें गिवन ही होगा कि डीसी का कितना वोल्टेज है आउटपुट, तो बस यहाँ से तुम निकाल लेना। VRMS कितनी होती है बताओ? मान लो मैं वी यहाँ नॉट पर बाय लिखती हूँ, रूट 2। सुनो,
वी लिखती हूँ वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये मैक्सिमम हो गया। अब इसका मुझे VRMS बताओ कितना मिलेगा। V0/√2। ठीक है, तो बस ये यहाँ पे VRS RMS लग लेना, यहाँ पर VDC लिख लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, फुल वेव रेक्टिफायर में डीसी की जो वोल्टेज रहेगी वो मैम क्या मैंने कुछ मिलेगी। और ही लिख रखा है, मैं भेजता हूँ, जिसमें मुझे कंफ्यूजन थी वो तो हुआ ही नहीं क्लियर। मैम मैंने कुछ इस प्रकार कर रखी है इसकी डेरिवेशन। क्या कर रखा है, ये हाफ वेव की है, अच्छा ठीक है। क्या किया है तुमने, आई एवरेज निकाला है, आई एवरेज, ठीक। पी इन, पी आउट अपॉन पी इन, पी आउट, ठीक है, पी आउट तो एवरेज है, ठीक है। और इन कौन सी, तुमने आउटपुट पावर एवरेज, ठीक है, आउटपुट पावर को एवरेज से निकाल लिया, इनपुट को आरएमएस से निकाल लिया। आई नॉट साइन ओमेगा टी जीरो से, ये तुमने 2 पाई क्यों लिखा, जीरो से लेके 2 पाई/ओमेगा, इतना क्यों कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है भाई, आसान सा ही है इसमें। VDC कैसे निकालोगे, देखो VRMS तो निकाल लिया तुमने VM/2 पाई करके, ठीक है। अब बस बचा DC वोल्टेज, अब DC वोल्टेज को कैसे निकाल सकते हो, वी एवरेज, वी एवरेज का फॉर्मूला क्या है, आधी साइकिल का देखा तो V नॉट साइन ओमेगा टी को 0 से पाई तक इंटीग्रेट कर दो। देखो DC निकालना है तो VDC कैसे निकालेंगे, मैं V मान लो, V साइन ओमेगा टी माना है हमने AC वोल्टेज, कब तक के लिए देगा, ये आधी साइकिल के लिए देगा, 0 से पाई तक, इसको इंटीग्रेट कर दो DT से, ठीक है। V साइन ओमेगा टी DT, यहाँ से VDC निकाल लो, VRMS तुमने निकाल ही लिया है, बस हो गया, यहाँ से आंसर आ मैम जाएगा। लेकिन जो मेरा फॉर्मूला है उसमें RD और RL के टर्म्स में है, तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ RD और RL दिया हुआ और फिर कहाँ पूछ है लिया, तुम्हारा RDRL, तो नहीं दिख रहा मुझे। नेक्स्ट पेज पे देखो ना, पूरा वो डब्बे में बना रखा है मैंने अच्छे से। अच्छा, तुमने RD और RL की फॉर्म में निकाला है। हाँ तो इस फॉर्म में इसका ही समझाओ थोड़ा सा, आपका वाला तो समझ गया मैं, लेकिन ये भी थोड़ा सा क्लियर नहीं होता, ये बता दो, क्योंकि ये तो टोटली डिफरेंट है। आपके अगर वोल्टेज देंगे तो आप वाला सही है, और अगर RD RL दिया तो मेरा वाला इस पे भी कुछ हो सकता है। अच्छा, तो हमारा RD और RL के फॉर्म में है, हाँ। DC, VDC, Vmax, रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस, और तुम्हारा तो वोल्टेज डिवाइडर से है फिर तो, 40% Vmax अपॉन लोड रेजिस्टेंस। देखो तुमने क्या किया है कि जैसे मान लो मुझे वोल्टेज अक्रॉस DC ये निकालना है, DC वोल्टेज निकालना है। अगर मेरे को ये वी मैक्स के टर्म में लिखना है, ठीक है, कि जो भी मेरी वहां पर जो मुझे वोल्टेज मिली है, यहाँ पर जो तुमने निकाला है ये 40% ये आ जाएगा, ठीक है, जो भी होगा। ये अपॉन में क्या है, ये वोल्टेज डिवाइडेड रूल है कि हमारा RL यहाँ पे है और यहाँ RD क्या है, रेजिस्टेंस अक्रॉस डायोड, ठीक है। तो डिवाइड कैसे होगा, ये RL अपॉन RL प्लस RD, इस तरीके से वोल्टेज डिवाइडिंग रूल अगर लगाएं तो RL अपॉन RL प्लस RD। सुनो, DC की वोल्टेज लिखनी है ना, कैसे लिखते हैं, वोल्टेज कैसे डिवाइड होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IR, V इक्वल्स टू IR। अगर मुझे लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए जो कि मेरी DC वोल्टेज है, अगर ऐसे समझो इसको, ठीक है, ये कौन सा रेजिस्टेंस होगा, लोड रेजिस्टेंस। अब लोड, अगर मुझे वोल्टेज VDC इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लगाओ, RL अपॉन टोटल रेजिस्टेंस RL प्लस RD इंटू कौन सी वोल्टेज लिखते थे, जो टोटल वोल्टेज होती थी, V मैक्स, ठीक है। इसको ऐसे समझो, ये V मैक्स एज इट इज हो गई, जो तुम्हारी मैक्सिमम वोल्टेज निकल के आएगी DC के अक्रॉस, ठीक है, अपॉन, अब यहां से इसको कॉमन ले लो करके देखो, RL प्लस RD को,
यहाँ से शायद हो गया क्लियर, ठीक है। मैं कंफ्यूज हो रहा था कि मैंने ना ये RL प्लस R नॉट है ना, वो नीचे वाले के आर साथ ले नॉट लिया नहीं है, था। आर डी है, ये आर डी है हाँ जो RD RL रेजिस्टेंस। प्लस RD है ना, ये मैंने नीचे वाले के हाँ, साथ ले लिया था कि उसके साथ है ये अलग। तो अब मैं मैं अगर कंफ्यूज यहाँ हो रहा से था देखो, कि RD और अगर RL आर तो एल लेफ्ट में कॉमन है ले ही लें नहीं। तो 1 + RD हाँ हो अपॉन गया हो आर गया एल, हो गया हो गया। और ये आर एल रहा, तो आर एल से आर एल कैंसिल हो गया। और ये वी मैक्स आपने जो निकाला है, ये कौन सी वोल्टेज है ये मैक्सिमम वोल्टेज है जो भी तुम्हारे सर्किट के अक्रॉस निकली है, ठीक है, वीडीसी। बट मुझे कौन सी चाहिए, जो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगी, तो ये लोड रेजिस्टेंस वाली आ गई है, वीडीसी। क्लियर? ये वो है, हाँ हाँ देखो हो गया। होता क्या है, जो जो एसी होता है ना, वो एसी टू डीसी कन्वर्ट होगा, वो 100% नहीं होता है, ठीक है, तो कुछ परसेंट होगा। तो वो कितना मैक्सिमम तुम्हें मिला है उसकी वैल्यू होगी इनटू वाई, कितना डिवाइड होगा, तो आर एल अपॉन आर एल प्लस आर डी, ये पोटेंशियल डिवाइडर रूल लगा दिया, तो यहां से आया है ये, आर एल से आर एल कट के आ गया वही फॉर्मूला। क्लियर? ये फॉर्मूला ऐसे आया है। ठीक है, चलो। तो मैम एक चीज और पूछ छोटी सी, पूछो। जो मुझे, मैं टॉपिक्स बताऊंगा, आपको बताना है इनमें से क्या क्या नहीं पढ़ सकते है ना, मैं हम्म बताता हूँ। नहीं पढ़ तो सकते कि हाँ, नहीं पढ़ना है? नहीं पढ़ना है मतलब मेंस के लिए। हाँ हाँ, बोलो बोलो जल्दी। हाँ, एक था न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर के सारे टाइप्स। नहीं, न्यूक्लियर रिएक्टर का तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट किसके लिए काम आता है। वो आते हैं उसके क्वेश्चन, मैंने आज तक नहीं हाँ, देखे। मैंने नहीं पूरा नहीं आते डायग्राम पर बना आ रखा सकते है। हैं ना, आ सकते हैं ना। न्यूक्लियर रिएक्टर में उनका पता होना चाहिए कि D2 हैवी वाटर किस लिए यूज होता है, कैडमियम लोड किस लिए यूज होती है, ये सब तो पता होना चाहिए। मैंने वो पूरा बहुत अजीब सा डायग्राम बना रखा है, बहुत नहीं डेंजरस सा, नहीं, वो पूरा डायग्राम की रटू। जरूरत नहीं है, ये तो पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किसके लिए यूज होती है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में। और और मैंने हाइड्रोजन बॉम्ब वगैरह भी लिख रखे हैं इसमें। नहीं भाई, क्यों 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 पढ़ाया था पढ़ना? मेरे को किसी टीचर ने। नहीं पढ़ना। और मैम बोलो। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स, नहीं पढ़ना, आगे बोलो। मैम ये एनसीईआरटी में था। नहीं, क्वेश्चंस नहीं आए, अच्छा आगे तो बोलो। फिर स्टार्स के साथ तो ब्लैक होल वगैरह सब हट गए होंगे, सुपरनोवा ये सब नहीं पढ़ना ये। सब पढ़ा रखा था मेरे को। नहीं, बस तुम्हें इक्वेशन बैलेंस करनी आनी चाहिए, क्यू फैक्टर निकालना आना चाहिए, ठीक है, कि कौन फ्यूजन में कौन सा क्यू निकले, क्यू पॉजिटिव रहेगी क्यू नेगेटिव रहेगी, ये पता आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों बोल, मतलब क्या, एक बार रिपीट करना दोबारा, क्या बोला? क्यू फैक्टर निकालते हैं ना, ये तो कि उसका है शायद। न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन में भी क्यू निकालते हैं कि क्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगा, उसमें भी क्यू निकालते हैं। वैल्यू। हाँ, क्यू वैल्यू, यस क्यू वैल्यू। ये कहाँ से, ये नहीं पढ़ा शायद मैंने, ये पता नहीं कहाँ है। हाँ, तो जो पढ़ने अरे का वो मत पढ़ो, और मास फालतू डिफेक्ट उसी को बोलते हैं, ई इक्वल टू मास एमसी डिफेक्ट में स्क्वायर। क्यू वैल्यू निकालते हैं, वो आनी चाहिए ना, मास तो वही डिफेक्ट का तो पूरा आता है, वो तो दिक्कत नहीं है। मास डिफेक्ट। अभी क्यू वैल्यू तो पता नहीं तुम्हें? नहीं पता वैसे, अब भी नहीं पता मुझे, मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल भी नहीं रही। हाँ, तो क्या बस है जो कि पढ़ने थोड़ा का सा है वो बताओ, मत तो पढ़ो। थोड़ा सा तो बताओ। अब नहीं, क्यू क्लास नहीं ली तुमने, मैंने क्यू वैल्यू कितनी बढ़िया से समझाई थी क्लास में। नहीं पता होगा मुझे, आप थोड़ा सा हिंट दो क्या है, मैं देख लूंगा, वैसे थोड़ा सा हिंट तो दो। देखो क्या होता है, जैसे फ्यूजन से फ्यूजन हुआ तो मास डिफेक्ट तो होगा ही ना, तो जब उसमें हाँ इक्वेशन में एनर्जी बैलेंस करते हैं ना, तो फ्यूजन तो या तो उसमें एनर्जी का एड ऑन होता है या किसी में एनर्जी का रिलीज होता है, तो उसी को अच्छा बोलते हैं ठीक है। क्यू वैल्यू। तो वो कितनी अच्छा एनर्जी लॉस हुई है या कितनी एनर्जी एड ऑन हुई है, एक्सोथर्मिक है कौन सी एंडोथर्मिक है, ये पता हाँ होना ये तो चाहिए। बहुत पढ़ा है, ठीक है। हाँ, ठीक, यहीं ये से तो मैंने क्वेश्चन। पूरा न्यूक्लियर चेन रिएक्शन वगैरह पता नहीं क्या क्या पढ़ रखा है, इसमें तो लिखा हुआ है सब। पूरी ठीक है, रेडियो एक्टिविटी पढ़ रखी है मैंने, उसमें तो आ ही गया रेडियो होगा। एक्टिविटी से क्वेश्चन नहीं आएंगे, देखो वही तो मैं कह रही हूँ, इतना पढ़ने से कुछ नहीं होगा, वही पढ़ के जाओ जो पेपर में आएगा, वरना कुछ कुछ कराओगे सब। ओके और मैम। अब डेरिवेशन को मत पढ़ो कि कैसे डिराइव हुआ है, अब बस अब तुम फॉर्मूले पढ़ लो अब।